नमस्कार, मैं हूं अविनाश जगनावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर KR शर्मा। सर, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। डॉक्टर शर्मा पिछले 30 वर्षों से अपनी चिकित्सकीय महकमे में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप इंटरनेशनल एंड्रोलॉजिस्ट हैं। देश और विदेश में आयोजित हुए कई वर्कशॉप में आपने अपने चिकित्सीय ज्ञान को लेकर पेपर प्रेजेंट किए हैं और एक लंबा अनुभव है। डॉक्टर साहब, आपका जो परिचय है उसमें इंटरनेशनल एंड्रोलॉजिस्ट बताया आपने। ये एंड्रोलॉजी क्या होता है और किस तरह से आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं? ये एक उभरता हुआ शब्द है। इसके अंदर हम पुरुष हार्मोन से संबंधित जितने भी विकार हैं उनका उपचार करते हैं। ईश्वर ने पुरुष को दो मुख्य काम दिए हैं, संतान उत्पत्ति व पति धर्म निभाना। ये दोनों एंड्रोजन लेवल के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर एंड्रोजन लेवल कम है तो इन दो पुरुष को जो ईश्वर ने काम दिए हैं या जो उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं वो चीज़ें कम होगी और उसके दुष्परिणाम स्वरूप आदमी या तो नपुंसकता प्राप्त करेगा या निसंतान दंपति के रूप में पुरुष पक्ष रहेगा। डॉक्टर साहब, आपने जो बताया कि निसंतान दंपति हैं या किसी की शादी होती है, क्या सही समय होता है एक निसंतान दंपति को कि जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और संतान नहीं हो रही है, कितने समय में उसको डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए ताकि वो संतान सुख को प्राप्त कर पाए? ये एक बड़ा मुश्किल भरा प्रश्न है, क्योंकि हमारे सामाजिक परिवेश में अलग अलग रूप में ये लोग आते हैं। लेकिन WHO ने इसका समय निर्धारण कर रखा है कि जो दंपति साल भर से प्रयास कर रहे हैं कि उनको संतान प्राप्ति हो और उसके संबंधित सारी क्रियाएं पूरी कर रहे हैं और इसके बावजूद उनको संतान नहीं होती है तो उनको अपने उपचार के लिए संबंधित चिकित्सक के पास जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्योंकि जीवन लाइफ स्टाइल में बदलाव आया है, कई ऐसे युवक युवतियाँ होती है जो कि एक बड़ी उम्र में जाके शादी करती है। भले ही एज जो है वो 18 साल और 21 साल की है, लेकिन कई लड़के लड़कियाँ 25 साल 28 साल 30 साल की उम्र के बाद में विवाह करते हैं। तो क्या इसका भी फर्क पड़ता है संतान प्राप्ति को लेकर? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी जो नई जनरेशन है जिसे हम कहते हैं, ये अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करते हैं और इस विषय पे बहुत कम चिंता प्रकट करते हैं, जबकि उनके पेरेंट्स की चिंता इस विषय पे बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी स्थिति में महिलाओं के लिए ये उम्र छोटी होती है। हम महिलाओं को उचित समय 25 से 35 साल के बीच में ही संतान धारण करने का राय देते हैं और पुरुष के लिए ये एज लंबी होती है। पुरुषों में आप देखिए कई उदाहरण मिलेंगे। आसिर अराफात, बेडन पावल, ये 90 वर्ष की उम्र में पिता बने हैं। लेकिन महिलाओं में ये उम्र बहुत कम होती है और 35-40 के आसपास की उम्र में संभव है संतान बनना, माँ बनना, लेकिन फिर संतान में कई तरह के विकार आ सकते हैं। इसलिए महिलाओं में ये छोटी समय सीमा है। अधिकतर महिलाओं को 35 साल के लगभग आसपास अपना परिवार पूरा कर लेना चाहिए। पुरुष के लिए अवधि लंबी है, डबल है लगभग। तो क्या आज के खान पान का जो बात करें, जो बदलाव आया है, कई तरह के जो है फूड जो है वो बाज़ारों में उपलब्ध है जो कि खा रहे हैं, तो उसका भी क्या असर हार्मोन्स के ऊपर रहता है और ये भी रुकावट है संतान प्राप्ति में? मैं क्योंकि पुरुष पक्ष को अभी आपके सामने रख रहा हूँ, पुरुषों में खान पान का और मानसिक स्टेटस का बड़ा फर्क पड़ता है। खान पान में विशेष तौर पर अभी जो प्रदूषित सब्जियाँ और कई सारे टॉक्सिन्स विभिन्न रूप में हमारे शरीर में जा रहे हैं, ये जाकर के हमारे शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं और इस तरह उसमें शुक्राणु की गुणवत्ता बहुत अधिक प्रभावित होती है। एक रिसर्च पेपर के अनुसार आज के 50 साल पहले जो शुक्राणु की संख्या एक एवरेज पुरुष में हुआ करती थी, अब लगभग उसकी आधी रह गई है। तो शुक्राणु की संख्या और गुणवत्ता में हमारे वर्तमान
टॉक्सिन्स जो किसी न किसी रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो सब निसंतानता की अब हम बात कर रहे हैं दंपतियों की, अगर इसकी बात करें समाज में कितना अनुपात है, कितने प्रतिशत है कि पुरुष के कारण संतान प्राप्ति नहीं होती है, क्या महिलाओं का रेशिया इसमें ज़्यादा है? और इसको लेके कई सारी भ्रांतियाँ भी हैं। अधिकतर गाँव में देखें तो अगर किसी को संतान नहीं हो रही तो सारा ब्लेम जो है वो महिला के ऊपर डाल दिया जाता है और उसको कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है। बिल्कुल, आपका बहुत सही सोच है। एक मोटे अनुमान के अनुसार हर 11वां दंपति किसी भी गांव, शहर या मोहल्ले में निसंतान है या उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं है। तो इसका बड़ा प्रतिशत करीब करीब 15% टोटल दंपति जिनको संतान चाहिए उसमें मिलता है। ये संख्या हमारे यहाँ 3 से 4 करोड़ तक पहुँचती है। इनमें भी अगर हम और गहनता से जाएं तो पुरुष पक्ष का कंट्रीब्यूशन करीब करीब 40% है और महिला पक्ष का इसमें योगदान या उनकी कमी करीब करीब 60% जाती है। एक और सर्वेक्षण के अनुसार करीब करीब 33% पुरुषों में ही कमी होने की वजह से संतान नहीं हो पाती है। इसी तरह 33% लगभग महिलाओं में ही कमी की वजह से दंपति निसंतान रह जाता है और करीब करीब 34% में दोनों में ही मिस्टेक या कमी या कोई न कोई विकार होने से वो दंपति संतान प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह इसके अनुपात को हम सोच सकते हैं। ये महिलाओं में 60% है और पुरुषों में 40% है। डॉक्टर साहब, अगर पुरुषों की बात करें तो क्या बड़े कारण हैं कि जिससे संतान प्राप्ति में बाधाएं आती है? क्या इसके अलग अलग प्रकार भी होते हैं और किस तरह से उसका उपचार जो है वो किया जा सकता है? पुरुषों में क्योंकि हमारा जो मुख्य अंग शरीर का है वो वृषण या टेस्टिज हैं जो शुक्राणु उत्पत्ति करते हैं, वहाँ से ही हमको इसकी टेस्ट पड़ताल या जांच शुरू करनी चाहिए। कुछ पुरुषों में टेस्टिज जन्म से ही नहीं होते, कुछ पुरुषों में टेस्टिज जन्म के बहुत देर बाद आते हैं। एक अच्छे दंपति को देखना चाहिए कि उनके बच्चे के 1 साल या 2 साल में टेस्टिज उनकी जो स्थान है शरीर में वहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँचे। कई बार ये पेट में रह जाते हैं और वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं और अगर ये 4 साल तक पेट में रह गए तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद जो टेस्टिज हैं उनमें उनकी साइज या उनका वॉल्यूम वो कम होता है। कई बार कुछ वेरिकोसील करके ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती हैं जिससे उनका तापक्रम ज़्यादा रहता है, या फिर शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं वो टॉक्सिन्स इन टेस्टिस में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को ख़राब कर देते हैं। या फिर हम ये देखें कि पुरुष हार्मोन जो FSH और टेस्टोस्टेरोन इनको आगे स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु बनने में सहायक होते हैं, उनकी नितांत कमी होती है। इस तरह ये बहुत से कारण हमको मिलते हैं अलग अलग रूप में। इनमें कुछ कारणों का हम समय पे इलाज करके या समय पे ऑपरेशन करवा करके पुरुष को संतान पैदा करने योग्य बनाया जा सकता है। कुछ में इलाज बहुत अधिक प्रभावित नहीं होता है। कुछ कंडीशन जो इसमें होती है वो जेनेटिक होती है, जन्म से ही एक क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम करके बहुत बड़ा ग्रुप इसमें होता है जिसमें जन्म से ही आदमी के शुक्राणु नहीं के बराबर होते हैं और पुरुष हार्मोन भी बहुत कम होता है। ऐसे दंपतियों को बाद में हम जो नवीन चिकित्सा पद्धतियाँ भी हैं जिसे हम टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं, उसमें उनके शुक्राणु लेकर के 1 या 2 शुक्राणु होने पर भी या शुक्राणु को टेस्टिस से निकालने के बाद टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया से उनको संतान सुख दिया जा सकता है। इस तरह एक जटिल प्रक्रिया है और इसकी जांच में भी अच्छे स्पेशलिस्ट द्वारा ही जांच की जाए तो इसके सही निदान तक पहुंचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे किस तरह से इस डिपार्टमेंट को जो है वो डेवलप किया गया है ताकि जो भी मरीज अपनी समस्या लेके आए वो संतान सुख की प्राप्ति कर पाए? हमने पैसिफिक हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन ने हमारे पास एक स्पेशलिटी क्लिनिक स्टार्ट की है, एंड्रोलॉजिकल क्लिनिक। एंड्रोलॉजी क्लिनिक में हर मंगलवार को हम इस तरह के दंपतियों का निदान करते हैं। हम इन दंपतियों को पूरा एक केस शीट बना करके उसमें उसका पूरा कारण, क्या खाता नहीं खाता है, क्या उसके कारण विकार उसमें हो सकते हैं, वो पूरी हिस्ट्री लेते हैं। स्मोकिंग और टोबैको चूइंग है तो उसको बंद करवाते हैं। उसके बाद उसका पूरा चेकअप करते हैं अलग अलग स्तर पर कि टेस्टिस की बनावट सही है कि नहीं है, उनका स्थान सही है कि नहीं है,
उनमें जो भी ब्लड सर्कुलेशन आ रहा है वो ठीक है कि नहीं है, ये ऑपरेशन वाली स्थिति तो नहीं है, या दवाएं से ठीक करने की स्थिति, ये तय करते हैं। उसके बाद हम उसका सेवन एनालिसिस करते हैं, उसमें देखते हैं कि शुक्राणु गुणवत्ता किस स्तर तक कम है और किस प्रकार की कम है। उसके बाद उसके हार्मोन्स का एनालिसिस करवाते हैं, उन हार्मोन में पता लगाते हैं कि जो हार्मोन शुक्राणु उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार हैं उन हार्मोन का स्तर कितना है, कम है, ज़्यादा है या अन्य चीज़ हैं। साथ ही हम ये पता लगाते हैं कि कौन सी, जैसे कई बार ट्यूबरक्लोसिस अगर टेस्टिस की हो गई, या टेस्टिस के कुछ इन्फेक्शन हो गए, या टेस्टिस को वायरस इन्फेक्शन हो गया बचपन में, वो इसके लिए जिम्मेदार है कि नहीं, ये पता लगाते हैं। फिर हमारे सर्जिकल डिपार्टमेंट भेज करके उसकी हम बायोप्सी करवाते हैं। बायोप्सी में पता लगता है कि अंदर जो मूल में प्रक्रियाएं हैं शुक्राणु बनने की वो कितनी विकसित हुई है या नहीं हुई है, ये पता करते हैं। और उसमें अगर कीटाणु की संख्या बहुत कम है या कीटाणु की कुछ अवस्थाएं हैं तो वो लेकर के हम उसको टेस्ट ट्यूब के लिए भेजते हैं। इस तरह एक संपूर्ण इस विधि का हम उपयोग करके निसंतान दंपति को लाभ पहुंचाते हैं। साथ में हम अगर उनके पुरुष हार्मोन कम है जन्म से ही तो उनको हम राय देते हैं कि पुरुष हार्मोन शरीर में नहीं बनेंगे, आपको ता जन्म ता उम्र इन पुरुष हार्मोन का एक विधिवत रूप से 3 महीने में 1 इंजेक्शन लेना पड़ेगा ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। ये पूरी प्रक्रियाएं हमारे हॉस्पिटल में, हमारे डिपार्टमेंट में एंड्रोलॉजी क्लिनिक के द्वारा दी जाती है। डॉक्टर साहब, कितना समय जो है इसका उपचार में लग जाता है? इसमें 2 पक्ष हम देखते हैं। हार्मोन की जो कमी है टेस्टोस्टेरोन की, जिसको हम हाइपोगोनाडिज्म बोलते हैं हमारी भाषा में, उसको तो हम इंजेक्शन दे करके और 1 हफ्ते में ही ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और उसका स्तर तो 2-3 महीने में सामान्य आकर के आदमी अपना पतिधर्म निभा सकता है और उसके अच्छे मात्रा में, जिसे कहते हैं दाढ़ी मूंछ वगैरह सब आएगी। ये उपचार तुरंत स्टार्ट किया जाता है और इसका लाभ 3-4 महीने के बाद मिलने लगता है। लेकिन इसका उपचार लंबे टाइम ताउम्र लेना पड़ता है, क्योंकि जितने भी हार्मोन्स के संबंधित रोग हैं उनमें इलाज लंबे टाइम तक ताउम्र दिया जाता है, क्योंकि शरीर में ये दोबारा डेवलप होने की प्रक्रिया नहीं होती है, इसलिए बाहर से हम उसको सप्लीमेंट करते हैं। रहा निसंतान दंपति का, तो उस पर निर्भर किया होता है कि पुरुष को किस प्रकार की कमी है। अगर जन्म से शुक्राणु नहीं बन रहे हैं तो ये प्रक्रिया किस तरह सोल्व की जाती है, उसकी विधि है पूरा। कम शुक्राणु है तो उनको कैसे इम्प्रूव किया जाता है, उसमें 3 से 6 महीने, साल भर भी लग सकता है। और अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य ये है कि व्यक्ति का पूरा अच्छी तरह जांच करके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो स्थिति है उसमें कितना सुधार किया जा सकता है। अगर मान लो किसी भी तरीके से उसके सुधार नहीं किया जा सकता तो हम उसको समय पर राय देते हैं कि तुम अपना बच्चा जल्दी गोद लें। अगर बच्चा सामान्यतः जब गोद लेता आदमी, जबकि पत्नी की माहवारी चलती रहती है, वो माहवारी बंद होगी तब गोद लेगा। ऐसी स्थिति में पत्नी की उम्र 45 और पुरुष की उम्र 50 हो जाती है और बच्चा छोटा लेने की पद्धति है, अपने यहाँ बच्चा छोटा लें ताकि उसको हमारा अफेक्शन ज़्यादा हो। ऐसी स्थिति में जब बच्चा बड़ा होगा तो ये दंपति 75-80 के हो जाएंगे। जब बच्चा पढ़ लिख करके काम करने लगेगा तो उन दोनों का सुख न बच्चे को मिलेगा, क्योंकि कोई न कोई डेथ हो सकती है, या बच्चे को पेरेंट्स का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो हम तुरंत जांच करके इस स्थिति को कम करके, हम चाहते हैं कि 30 वर्ष की उम्र में ही एक दंपति तय करे कि स्वयं से उसको संतान हो सकती है या उसको बच्चा गोद लेना है। ये एक बहुत अनूठा निर्णय होता है जिसको कई चिकित्सक अपने कॉन्फिडेंस से नहीं कह पाते, लेकिन हम विभिन्न टेस्ट करके और अपने अनुभव के आधार पर उसको तुरंत कहते हैं कि भाई विदिन ए वीक हम जाँच करके बता देंगे आप संतान पैदा करने योग्य है या नहीं है। नहीं है तो आप अपना बच्चा समय पे गोद लें ताकि पूरी परवरिश आप कर सकें, बच्चे को आपका पूरा लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। तो आप थे पीएमसीएच के डॉक्टर के.आर. शर्मा, जिन्होंने बताया कि निसंतान दंपति जो है किस तरह से अपना उपचार कराए और ताकि उनको संतान प्राप्त हो सके, और साथ ही समाज में जो भ्रांतियाँ फैली हुई है उसका भी आपने जो है जवाब दिया, समाधान बताया कि महिला को ही इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जाए। तमाम सवालों के जवाब दिए। हेलो डॉक्टर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे पीएमसीएच के फिजिशियन डॉक्टर शौकत अली से।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब हमारे साथ जुड़े हैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर शौकत अली बोहरा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर बोहरा पिछले 35 वर्षों से उदयपुर संभाग में अपनी चिकित्सकीय सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, बात करें, आप लंबा आपका अनुभव है, आप ग्रामीण इलाकों में भी आपने सेवाएं दी है। किस तरह की बीमारी जो है, ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ पे सामान्य बीमारी होती है और शहरी इलाकों की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा देखी जाती है। यस सर। ग्रामीण लोगों के अंदर ज़्यादातर बीमारी जो होती है वो इन्फेक्शस होती है, जिसको कम्युनिकेबल डिजीज़ या संक्रामक रोग कहते हैं। और जो अपने शहरी इलाके हैं यहाँ पर ज़्यादातर नॉन कम्युनिकेबल या असंक्रामक तरह की बीमारियाँ होती है, जैसे हार्ट की बीमारी, बीपी, डायबिटीज़ और ये सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, किडनी की बीमारियाँ, जितनी भी ये नॉन कम्युनिकेबल बीमारियाँ हैं ये ज़्यादातर शहरी इलाकों में होती है। और गांव में आप देखा जाए ज़्यादातर वहाँ पर इनका पुअर हाइजीन होता है, पुअर न्यूट्रिशन होता है, तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी बीमारी जैसे एनीमिया है, हाइपोविटामिनोसिस है, विटामिन डी की कमी, बी कॉम्प्लेक्स कमी या माल न्यूट्रिशन है वहाँ पर लोगों के जरा पॉवर्टी के कारण, और दूसरा वहाँ के जो इन्वायरमेंटल के मतलब इसके कारण वहाँ पर रेजिस्टेंस पुअर होने के कारण, पुअर हाइजीन के कारण उनके इन्फेक्शन डिजीज़ ज़्यादा कॉमन होती है वहाँ पर। तो सब इन संक्रमण और संक्रमण बीमारियां जो आप बता रहे हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? ज़्यादातर बीमारियों को अपन दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहली बीमारी तो होती है कंजेनाइटल या हेरिडिटी, जो कि बच्चा अपने माँ के पेट में होता है और उसी समय उसको जो बीमारी हो जाती है उसको कंजेनाइटल या हेरिडिटी बीमारी कहते हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया है, एनीमिया है, या कोई जैसे स्पाइना बाइफिडा है, सेरिब्रल पाल्सी है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, ये बच्चे के जिसको अपन कहते हैं कि जन्मजात बीमारी बोलते हैं। और दूसरी बीमारी होती है एक्वायर्ड बीमारी। इस एक्वायर्ड बीमारी में दो तरह की होती है, एक तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब होता है संक्रामक बीमारी, जैसे आपकी टीबी है, टाइफाइड है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, या ये पीलिया है, ये जितनी भी बीमारी है वो संक्रामक होती है। ये क्या होता है, संक्रामक बीमारी जैसे एक आदमी, जैसे आपके अंदर मान लो या किसी भी आदमी की बीमारी में उसके साथ रह रहा हूँ और जैसे वो खांसी कर रहा है या सर्दी जुकाम कर रहा है तो मेरे अंदर यदि आ जाती है तो वो बोलते हैं संक्रामक बीमारी। और असंक्रामक बीमारी या नॉन कम्युनिकेबल बीमारी, जैसे किसी को मान लो बीपी की बीमारी या डायबिटीज़, हार्ट, किडनी की बीमारी, तो उसी के अंदर ही रहती है, वो दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, तो उसको बोलते हैं असंक्रामक बीमारी। दोस्तों, इन दोनों तरह की बीमारियों से बचने के लिए क्योंकि दोनों, अब परिप्रेक्ष्य की बात करें ग्रामीण और शहरी इलाके की, तो यहाँ के दोनों पे रहने वाले लोगों को किस तरह से अपने ध्यान रखना चाहिए कि वो स्वस्थ रह पाए? जैसे कि संक्रामक बीमारी है, तब संक्रामक बीमारी का रूट ऑफ ट्रांसफर दो तरह से होता है। ये भी इसमें एक तो जैसे होता है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, जैसे मान लो जैसे किसी को अभी टीबी हो गई है, या मान लो इसको निमोनिया हो रहा है, या फ्लू हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, या ये टाइफाइड की बीमारी है, तो इसमें क्या वेक्टर की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि दूषित पदार्थ खाना खाया उसने, और या तो उसको पीलिया हो सकता है, हैजा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। और जैसे सांस लेने में, जैसे अभी कोरोना की बीमारी आपने सुना होगा, नाम अभी बहुत चला था, तो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कारण होती है, टीबी है, निमोनिया, फ्लू है, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती है। और एक बीमारी होती है जिसमें कि एक वेक्टर की ज़रूरत होती है, जैसे मलेरिया है, तो जैसे मान लो किसी को मलेरिया है तो मच्छर उसको काटता है और वही मच्छर वापिस दूसरे किसी हेल्दी पर्सन को काटता है तो उसको अंदर वो ट्रांसमिट करता है, तो यहाँ पर एक वेक्टर की ज़रूरत हुई थी। इसी तरह से स्क्रब टाइफस है, डेंगू है, जैसे मच्छर को काटने से होती है, तो अपन को बचाव के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे मलेरिया की बीमारी है तो जहाँ पर उस एरिया में तमाम पानी का ध्यान रखना पड़ता है, वहाँ पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, गंदा पानी नहीं रहे। मच्छर के लिए ये जो अपनी नेट आती है, नेट को यूज़ करें, रेपेलेंट यूज़ करें, तो मच्छर से अपन को बचाव करना था डेंगू और मलेरिया को बचने के लिए। और जैसे श्वास की बीमारी है उसको बचने के लिए आपको मास्क पहनना होता है या आइसोलेशन रहना पड़ता है कि सामने एक दूसरा खांसी नहीं करे। जैसे किसी घर में टीबी है किसी एक मरीज़ को, तो उसको अलग रख के, मतलब ज़रा वो दूसरे मरीज़ से उसका वो नहीं करे, या जो खेकार वेकार स्पुटम निकलता है उसको थोड़ा दूर करें। तो सब कई बार देखते हैं आप, ये सामान्य बीमारी है, लोग घर पे ही उपचार लेना शुरू कर देते हैं, जो देसी उपचार जिनको अपन कहते हैं, ज़्यादातर गांव में इस तरह का चलन रहता है। तो क्या ये ज़्यादा घातक भी हो सकती है, क्या जानलेवा हो जाए? देखो एक्चुअली क्या होता है, कोई भी बीमारी को प्रिवेंशन करने के लिए इसकी 4 स्टेज होती है। एक तो होता है प्रीमोडियल स्टेज, एक प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी लेवल, एक टर्सरी लेवल होता है। तो प्रीमोडियल स्टेज, जैसे मैं आपको पूरा कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल बारे में क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे नॉन कम्युनिकेबल में बताया था आपको कि बीपी की बीमारी आजकल युवाओं में ज़्यादा, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी आप ज़्यादा देखते हो कि बहुत ही कॉमन हो रही है। इसका कारण है यहाँ का खान पान, रहन सहन, सेडेंट्री हैबिट, घर पे बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे हुए काम करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, और स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टेंशन, ज़्यादातर हार्ट की बीमारी ये देखा गया है, जैसे यंग में कि भाई हार्ट की बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो देखा गया वो स्ट्रेस में बहुत रहते हैं, उसके अंदर कंपटीशन की भावना बहुत ज़्यादा हो गई है। आजकल क्या होता है, माँ बाप बच्चों को बहुत अर्ली एज में उसको स्कूलिंग चालू कर लेते हैं
बहुत जल्दी। जैसे अभी तो बच्चा का खेलने के दिन होते हैं, 2 साल और 3 साल में ही उसको प्ले स्कूल में और दूसरे स्कूलों में, तो बच्चों को उसी समय से स्ट्रेस जो खेलने के दिन होते हैं वो भी उसके बच्चे को चले जाते हैं। और कंपटीशन की भावना बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जैसा उसका कंपटीशन होना ये होना तो ये सब स्ट्रेस को पैदा करता है, तो स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा बीमारी अपने वो हो जाती है। और दूसरा जैसे स्मोकिंग है, स्मोकिंग हैबिट से मतलब जैसे उसको तो लंग्स की बीमारियाँ ज़्यादा हो जाती है। अल्कोहल पीने से, दारू की शराब पी, तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन पर हमें ये कहना है, लोगों को एजुकेशन देना है कि भाई तुम शराब मत पियो, तुम सिगरेट मत पियो, खाने पीने में नमक घी तेल का कम यूज़ करो, व्यायाम करो, दे ऑल आर कम अंडर द प्राइमरी प्रिवेंशन। आप जो मेरी बात हो रहा है। और सेकेंडरी प्रिवेंशन लेवल के अंदर जैसे होता है, जैसे इन्फेक्शन डिजीज़ है या कोई भी है, तो जैसे हाथ धो के खाना खावे, बराबर खाना साफ़ सुथरा लेवे, ताज़ा खाना लेवे। ऐसे जो फास्ट फूड है इसको अवॉइड करें। जैसे फास्ट फूड से मैंने बताया ना आपको, ये नॉन कम्युनिकेबल डिवाइस कॉमन होती है, खाने में न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ये जो चीज़ें होती है उसमें तो। और दूसरा वैक्सीनेशन होता है आपको, तो वैक्सीन को यूज़ कर लेना चाहिए। और आपका जो क्वेश्चन था कि जैसे मान लो कोई भी तरह के पेशेंट को जैसे बीमारी का सिम्टम आता है तो सेकेंडरी प्राइमरी लेवल पे ही मतलब उसको सेकेंडरी लेवल पे उसको डायग्नोसिस कर लेना चाहिए। जैसे एक पेशेंट आपके पास बुखार का आया, कोई मेरे को हाई ग्रेड फीवर है, मुझे सिर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसी समय आपको जांच करा लेनी चाहिए उसको, क्योंकि वो बुखार मलेरिया भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है और बैक्टीरियल भी हो सकता है, तो किसी भी कारण से हो सकता है। इम्यूनोलॉजी का तो डॉक्टर को बताएगा तो उसको आधार पर उसी तरह ट्रीटमेंट चालू कर देगा, नहीं तो क्या होगा उसका कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएगा। जैसे मलेरिया है तो मलेरिया जैसे मान लो प्लाज्मा फेलोशिप में दिमाग में चला जाएगा तो दिमाग में उसको बेहोश हो जाएगा, किडनी में चला गया तो किडनी खराब हो जाएगी, उसकी लीवर में चला गया लीवर खराब हो जाएगा। तो आपको प्राइमरी लेवल पर ही अपना घर पर नहीं करे, जैसे बुखार आया अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करे और वो चीज़ को कर ले। जैसे बीपी है, बीपी भी एक तरह का साइलेंट किलर है, चुपचाप मारने वाली बीमारी है। तो जैसे ब्लड प्रेशर आदमी के वजह मैं छोटा बीपी अभी तो दवाई चालू नहीं करता हूँ, यूँ नहीं करता हूँ। पहले तो वो अपने डाइट पर ध्यान रखे, एक्सरसाइज पर करे, स्ट्रेस कम करे, डॉक्टर से देखे हाँ नहीं और इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसको दवाई चालू कर देनी चाहिए। नहीं तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, ये एक तरह की मैं बताऊँ जैसे दीमक की तरह बीमारी है, डायबिटीज़, बीपी, हार्ट बीमारी। जैसे दिमाग क्या होता है अपने दीवारों में लगती है, पहले सब उनको पता चलता ही नहीं है कि अपने अंदर बीमारी है, बाद में पता पड़ता है सब फर्नीचर ख़राब हो गया। इसी तरह ये पूरे शरीर को प्रभाव करती है, किडनी खराब हो जाएगी, हार्ट खराब हो, हार्ट फेलियर हो जाएगा, दिमाग में नस फट जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगा। तो मैं आपसे ये एडवाइस दूंगा कि जैसे ही किसी पेशेंट को बोले कम्युनिकेबल हो या नॉन कम्युनिकेबल बीमारी, किसी भी तरह की बीमारी हो, अपने डॉक्टर से आते ही कॉन्टैक्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने स्ट्रेस की बात की। जी हाँ, आजकल युवाओं में, कम उम्र के बच्चों में भी हो रहा है, किस तरह से क्या इसका उपचार है? और दूसरा डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर आपने बताया, तो ये भी युवाओं में, कम उम्र के बच्चों में भी देखने को मिल रही, इसके कारण क्या है और क्या इन तीनों चीज़ों का कोई ठोस उपचार है? देखो सर, मतलब इन्फेक्शन डिजीज़ हो, मतलब संक्रामक हो या असंक्रामक या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो या कम्युनिकेबल हो, दोनों ही स्ट्रेस से प्रभाव करती है। जैसे क्या होता है कि अपने अंदर बॉडी के अंदर स्ट्रेस होने से रेजिस्टेंस कम पड़ जाता है, अपने अंदर काउंट जो होता है WBC काउंट जो फाइट करता है वो भी क्या हो जाता है, स्ट्रेस के कारण कम पड़ जाते हैं, तो पेशेंट को वो इन्फेक्शन उसका घर ले लेता है। जैसे कोरोना में से ज़्यादातर लोग कुछ स्ट्रेस के कारण भी मर गए, मैं आपको बताऊँ। जैसे अभी खुद कोरोना में लगा, उसको आइसोलेट हुआ, ये हुआ, तो मतलब कई कारण इतने स्ट्रेस में आ गए थे कि बहुत ज़्यादा। तो स्ट्रेस से क्या होता है, आपका दूसरे हार्ट पर भी प्रभाव पड़ता है। ये देखा गया आजकल यंग लोग के अंदर, मतलब कई जगह ऐसी स्टडी कही गई है जो उसको हार्ट अटैक हो गया था, जो कि न तो नॉन स्मोकर था, स्मोक भी नहीं करता था, अल्कोहल भी नहीं लेता था, वो उसका साधारण खाना भी उसका साफ सुथरा था, एक्सरसाइज भी करता था, कि उसके कारण भी उसको ये हो गया है, मतलब ये कि भाई ये बीमारी, तो पता चला उसको स्ट्रेस था। तो स्ट्रेस का अपन लोग क्या बचपन से ही ये कंपटीशन जो भावना आ गई लोगों में एकदम कि इसके 99% हो, मेरे बच्चों को मतलब इतने परसेंटेज होना चाहिए, 99 2 पॉइंट होना चाहिए, तो ये तरह के कंपटीशन जो स्ट्रेस आ गया ना, उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता बच्चों में। डॉक्टर साहब, अगर आपका लंबा अनुभव है, ग्रामीण इलाकों में भी आप रहे, शहरी में भी रहे, यहाँ पे अपने इलाकों में किस तरह की बीमारियाँ आप ज़्यादा देखो, ये क्या होता है, दो चीज़ होता है। एक तो सीजनल बीमारियाँ भी होती हैं, जैसे अभी मान लो कि अभी सर्दी का टाइम है तो लोगों को फ्लू, इन्फ्लुएंजा, ये सर्दी जुकाम की बीमारियाँ, तो ऐसे लोगों के लिए ठंडक से बचना, तली हुई चीज़ें नहीं खाना, गर्म पानी पीना, गर्म पानी का भाप ले लेना, तो इससे क्या होता है ज़्यादातर आपकी जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जो सर्दी जुकाम जो अभी चल रहा है, उससे आप बच सकते हो। जैसा गर्मी के टाइम पर है, गर्मी के टाइम पर आप देखते हो पीलिया और वो होता है, क्योंकि अपन पानी कहीं भी होता है, कहीं भी पी लेते हैं, तो दूषित पानी पी लेते हैं, तो उससे पीलिया है, हैजा है, टाइफाइड की बीमारी वो ज़्यादा हो जाती है। बारिश के मौसम में मलेरिया है, चिकनगुनिया बीमारी है, और आपका डेंगू है, मच्छर बहुत हो जाते हैं बारिश में, तो उससे ये बीमारियाँ हो जाती है। इस तरह प्रभाव को अपन बच सकते हैं। और दूसरा जो चीज़ें हैं आपको मैं बताइए, नॉन कम्युनिकेबल वाली, जैसे ये बीपी, डायबिटीज़, हार्ट वाली बीमारियाँ, किडनी की बीमारियाँ, इसको तो आपका खान पान को सुधार कर, स्ट्रेस फ्री होकर और योगा करना,
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लस अपना ध्यान देना ईश्वर पर, मतलब अपना गॉड का होना, तो इससे भी क्या होता है आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है आदमी को। तो मेंटल रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। पीएमसीएच की बात करें तो यहाँ पे किस तरह से आपका जो फिजिशियन डिपार्टमेंट है उसको डेवलप किया गया है? कोई मरीज आते हैं, किस तरह से उनको अपन अपने पास जैसे मरीज आता है, बीमार आता है, तो अब उसको देखना पड़ता है अपन को कि भाई उसकी क्या बीमारी, उसके क्या सिम्टम है। जैसे मान लो उसको सर्दी जुकाम खांसी बुखार है या इस तरह का सिम्टम, तो उसके हिसाब से अपन उसको प्राइमरी जांच करा लेते हैं। या बीपी है तो उसका बीपी के लिए कोई उसका कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा, जैसे किडनी में या कहीं दूसरे रोग तो नहीं हो रहा, वो कर देते हैं। दूसरा उसका अपन काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग से पेशेंट को बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाता है। काउंसलिंग भाई कैसे हुई बीमारी, उसकी हिस्ट्री पार्ट हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डॉक्टर पॉइंट में। मतलब आप 80% 70-80% उसकी बात को सुनकर कि भाई जो मरीज है उसको क्या मतलब तकलीफ है। बहुत बार तो क्या होता है डॉक्टर आते हैं, जैसे मान लो आपने उसको कुछ पूछा नहीं, जांचें करा ले तो ये करा ले, तो उसको कोई मतलब नहीं है। तो मेरा तो खास मानना है कि उसको बराबर उसको कॉन्फिडेंस में लेना, उसकी काउंसलिंग लेना, उसकी हिस्ट्री लेना, फिर इसके बाद उसको जो भी ज़रूरत पड़े उसके हिसाब से अपने एग्जामिन पूरा एग्जामिन करना, और जो इन्वेस्टिगेशन नीडेड होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करा के और उसको बढ़िया करता उसको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बात करने का। थैंक यू वेरी मच। तो आप थे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर शौकत अली बोहरा, जिन्होंने बताया कि सामान्य बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। स्ट्रेस जो कि सबसे बड़ी समस्या समाज में है, कैसे उससे बचे। बच्चों को ज़्यादा प्रेशर नहीं डाले जिससे कि वो स्ट्रेस की बीमारी से ग्रसित नहीं हो। इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया और साथ ही साथ पीएमसीएच में आने वाले मरीजों का किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है उसके बारे में भी जानकारी दी। हेलो डॉक्टर में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम किसी और चिकित्सक से बात करेंगे और बताएंगे कि हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद।